वेलकम टू यूपीएससी 5 बिलीव एंड बिकम। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आज हम कवर करने वाले हैं लेक्चर 3। यहाँ से एक्चुअल में हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स स्टार्ट होते हैं। थॉट्स ऑफ मनु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। और आप समझे कि यहीं से हमारी एंशियंट पॉलिटिकल जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का सफ़र है यहीं से एक्चुअल में शुरू होता है। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो सिर्फ एक बेस था। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे हिंदुज़म में हमने इसको सब डिवाइड किया दो तरह के ट्रेडिशंस में, एक धर्मशास्त्र एक दंडशास्त्र। जो धर्मशास्त्र है उसमें हम थॉट्स ऑफ मनु पढ़ते हैं, जिसमें हम एग्जैक्टली मनु स्मृति पढ़ते हैं। तो मनु स्मृति में ही जो मनु के थॉट्स हैं वो लिखे गए हैं। तो ये धर्मशास्त्र ट्रेडिशन के अंदर आता है दोस्तों। तो आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ एंशिएंट इंडियन थॉट्स को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, हिंदू ट्रेडिशन एंड द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। हिंदू ट्रेडिशन में सब डिविजन्स कर सकते हैं, धर्मशास्त्र और दंडशास्त्र। धर्मशास्त्र में जो हमने पढ़ना है दोस्तों दैट इज़ द थॉट्स ऑफ मनु, और उस वो जो किस में रिप्रेजेंट किए गए हैं, मनु स्मृति में, राइट। तो अब जो दंडशास्त्र है उसमें हम थॉट्स ऑफ कौटिल्य पढ़ते हैं, और वो किस में दिए गए हैं, अर्थशास्त्र में, राइट। तो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कॉन्टिन्यूटी है। ये मैं आपको फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में बता चुका हूँ दोस्तों। तो मनु थॉट्स हम शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मनु स्मृति है इट्स अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल बुक। जो महार या महार दो तरह से बोला जाता है। महार सत्याग्रह हुआ था 1927 में। मनु स्मृति को उसमें जला दिया गया था एंड इट वॉज बर्न जस्ट बिकॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिलीजियस आइडियल्स जो एडवोकेट करते हैं अनटचेबिलिटी को अगेंस्ट द लोअर क्लासेस का, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए मनु स्मृति को 1927 में जला दिया गया था। और यहाँ तक कि बाबा जो हमारे अंबेडकर साहब हैं उन्होंने कहा था कि मनु स्मृति को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए क्योंकि ये अनटचेबिलिटी को प्रमोट करती है। और देखिए 1794 में जो है 1794 में विलियम जॉन्स इस बुक को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। मैं आपको बता चुका हूँ कि दोस्तों प्रोफेसर वी.आर. मेहता जो हैं उनका मानना था कि वेस्ट ने इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को कहीं ना कहीं इसलिए इग्नोर किया है क्योंकि वो हमारा यूनिक वे ऑफ लिविंग नहीं समझ पाए। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए विलियम जॉन्स ने मनु स्मृति को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1794 में बाय द नेम ऑफ द कोड ऑफ जेंटू लॉज। ठीक है, इस नाम से इसको कन्वर्ट किया गया। मनु स्मृति जो है दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि धर्मशास्त्र के ट्रेडिशन से बिलोंग करती है। और जो मनु है, मनु जो माना जाता है कि ही वॉज द मानस पुत्र ऑफ ब्रह्मा। मानस मीन्स कि ब्रेन पुत्र, जो दिमाग से जिनको पैदा किया हो। इट्स अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ ब्रह्मा को हम ऑरिजिनेटर ऑफ यूनिवर्स मानते हैं दोस्तों। तो मनु का रोल क्या था? मनु वॉज द फर्स्ट लॉ गिवर एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट किंग। माना जाता है कि मनु ने सभी धर्मों को बताया, सभी जो हमारे यहाँ पे वर्णास हैं उनको बताया कि उनका धर्म क्या है, किस तरह से वो धर्म का पालन कर सकते हैं और धर्म का पालन क्यों करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमें मनु की ज़रूरत आ पड़ी, मनु स्मृति की ज़रूरत आ पड़ी। हमें एक लॉस चाहिए थे कि हम अपने आप धर्म को जो है प्रिवेल कर सकें सोसाइटी में। हुआ क्या दोस्तों, जैसे हमने हॉब्स की सोशल कंट्रेक्चुअल थ्योरी पढ़ी है, हमने पढ़ा है कि वहाँ पे एक स्टेट ऑफ नेचर होती थी। स्टेट ऑफ नेचर क्या होती है दोस्तों? एक स्टेट ऑफ नेचर हाइपोथेटिकल कंडीशन है जो स्टेट की एग्जिस्टेंस से पहले एग्जिस्ट करती थी, राइट। तो ये लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं माना जाता है कि ब्रह्मा ने मनु को क्यों क्रिएट किया। वहाँ पर हमारे यहाँ पे अनार्की थी, अराजकता थी, अनार्की एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पे माइटी इज़ राइट का कंसेप्ट चलता था, बिग फिश ईटिंग द स्मॉल फिश। जो पावरफुल होता था वो जो लेस पावरफुल होता था उसको दबा देता था दोस्तों। मत्स्य न्याय कहते हैं इसको, मत्स्य न्याय चलता था यहाँ पे, माइट इज़ राइट का कंसेप्ट चलता था। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने प्लीड किया यहाँ पे, पीपल प्लीडेड ब्रह्मा टू सेव देम, कि उनको बचा लिया जाए। और अब वो कैसे बचेंगे? अब उसके लिए मनु स्मृति उसके लिए मनु जो है वो आएंगे और मनु स्मृति देंगे जिसमें हमारे लॉज दिए जाएंगे, हिंदू लॉज, और प्लस उसमें बताया जाएगा कि हर वर्णा का क्या धर्म है जिससे हमारी जो अर्थ में लाइफ है सस्टेन कर सके। तो देखिए अगर हम धर्म की बात करें, यहाँ पहले हमें धर्मशास्त्र भी समझना ज़रूरी है दोस्तों। जो हम अगर धर्म की बात करें तो कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो है धर्मा की यहाँ पे हमें नहीं मिलती, और इसको प्लीज़ रिलीजन के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। ऋग्वेदा में जो है, हमारे ऋग्वेदा में कहा गया है कि धर्म का मतलब क्या है। धर्म का मतलब है पृथ्वी धर्मा धृतम, मतलब धर्मा इज समथिंग विच होल्ड द लाइफ ऑन द अर्थ, जिसके थ्रू अर्थ पे लाइफ बचेगी। अगर हम धर्म को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? अराजकता आएगी, अनार्की आएगी। व्हाट विल हैपन इफ विल नॉट फॉलो द धर्मा?
अनार्की आ जाएगी, अनार्की क्या करेगी, परले की तरफ ले जाएगी, कैटास्ट्रॉफ की तरफ ले जाएगी, एंड दैट विल ब्रिंग एंड टू द लाइफ ऑन अर्थ। तो देखो मैं इसको आपको थोड़ा ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दो तरीके हैं दोस्तों, या तो हम धर्म को फॉलो करें, ठीक है, इसको फॉलो करें, या तो इसको नहीं फॉलो करें, ठीक है। अगर हम फॉलो करेंगे तो हर वर्ना को अपना एक ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, राइट, एज पर द मनुस्मृति, और उससे क्या होगा, जो लाइफ है अर्थ पे सस्टेन करेगी। और अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो लाइफ जो है वो नहीं रहेगी, उससे अनार्की आ जाएगी, अनार्की अगर आ गई तो परले आ जाएगी, कैटास्ट्रॉफ आ जाएगा, और लाइफ जो है उसका अंत हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे पहले अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं और पूछें कि भाई हमें इस सब चीज़ों की ज़रूरत ही क्या पड़ी, तो कहा जाता था कि अनार्की, स्टेट ऑफ नेचर में अनार्की एग्जिस्ट करती थी, माइट इज़ राइट का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता था, मत्स्य न्याय एग्जिस्ट करता था, मीन्स बिग फिश ईटिंग द स्मॉल फिश, जो पावरफुल होता था वो रूल करता था, और जो कम पावरफुल लोग थे उनको दबाता था। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए लोग जो हैं वो ब्रह्मा जी के पास गए, उनको कहा प्लीज़ गिव अस सम डायरेक्शन, सम लॉज थ्रू विच वी कैन सस्टेन द लाइफ ऑन द अर्थ। धर्म का मतलब जो है, इसका मतलब बिल्कुल रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, या रिलीजियस कंटेक्स्ट में इसको मत देखिए। ऋग वेदा के अकॉर्डिंग है पृथ्वी धृतम धर्म, पृथ्वी धर्म धृतम, मीन्स धर्म इज समथिंग विच होल्ड्स द लाइफ ऑन अर्थ। तो ब्रह्मा जी के पास लोग गए, बोला कि अनार्की रही तो उससे कैटास्ट्रोफ आ जाएगा, माइट इज राइट का कंसेप्ट चल रहा है, दुनिया में लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो हमें सस्टेन करने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस दो। तो वो उस चीज़ को, गाइडलाइंस को हमने धर्म बोला। देखिए धर्म, अगर आप धर का मीनिंग देखेंगे ना, तो धर का मीनिंग एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब होता है टू होल्ड, मीन्स समथिंग विच रिक्वायर टू होल्ड द लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है दोस्तों। तो अब सोर्स ऑफ धर्म क्या है, ठीक है, हम बात करें धर्मा की, हम बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपको पता भी होगा दोस्तों कि हिंदुइज्म में जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, हिंदू स्क्रिप्चर्स को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ओके। एक हो गया स्मृति, एक हो गया श्रुति। जो श्रुति होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, ये प्राइमरी स्क्रिप्चर्स है, ये प्राइमरी है, और इसी से हमारे सेकेंडरी स्क्रिप्चर्स बने हैं जिसको हम स्मृति कहते हैं, ओके। ये प्राइमरी है, श्रुति जो होता है प्राइमरी होता है, ये अथॉरिटेटिव होता है, मतलब इसी के, इसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, दिस आर डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइमरी श्रुतिस, ठीक है। तो धर्म जो है, मैंने आपको बताया धर्मशास्त्र में हमें किया गया है, कंटेक्स्ट में डिस्कस किया गया है, और जो सबसे वेल नोन धर्मशास्त्र वो कौन सी है, मनुस्मृति है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ शुक्र नीति भी एक धर्मशास्त्र के ट्रेडिशन से बिलोंग करती है, लेकिन जो वेल नोन धर्मशास्त्र है, जो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, दैट इज़ मनुस्मृति, ओके, जिसमें थॉट्स ऑफ मनु दिए। और मनु कौन है, मनु वॉज द मानस पुत्र ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ यूनिवर्स। और स्मृतिज जो हैं, मैंने आपको बताया स्मृतिज जो होती हैं, स्मृतिज आर एक्चुअली डेरिवेटिव्स, इसकी तरफ यहाँ एरो रखेंगे, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ फ्रॉम श्रुति। श्रुति देखिए क्या होता है, जैसे पहले क्या होता था, जो पहले लिखने के लिए तो नहीं होता था, लोग याद करते थे ऑरली, तो श्रुतिस को जो था लोग ऑरली याद करते थे अपने दिमाग में, जो हमारे ऋषि मुनीस थे तो वो याद रखते थे इसको, और ऑरली एक दूसरे को नॉलेज ट्रांसफ़र करते थे। बाद में जो था इसी को प्राइमरी सोर्स मान के ये लिखा गया, बाद में वो अलग बात है, लेकिन श्रुति को हम प्राइमरी सोर्स मानते हैं, अथॉरिटेटिव सोर्स मानते हैं, हम कहते हैं इसका डिवाइन ओरिजिन है, ये ब्रह्मा ने डायरेक्टली खुद जो है, स्मृति जो है इट इज़ नॉलेज रिवील्ड बाय ब्रह्मा टू द ऋषि, ये खुद ब्रह्मा जी ने नॉलेज ऋषि को ड्राइव की थी, रिवील की थी। तो श्रुति जो है ये डिवाइन ओरिजिन है, अथॉरिटेटिव है, प्राइमरी सोर्स है, इसमें आप जो है नॉलेज जो है ऑरली ट्रांसफ़र होती थी, और इसमें आप जो है इसको क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो श्रुति ट्रेडिशन से जो हमारी, ये मैं आपकी दोस्तों भी बात कर रहा हूँ श्रुति की, ठीक है ना, श्रुति जो है वो हमारा प्राइमरी है। और आपको पता है श्रु का जो मीनिंग होता है वो यही होता है दोस्तों, टू हर्ड। इसका मतलब क्या होता है, टू हर्ड।
ठीक है। श्रुति जो है वो प्राइमरी सोर्स आ गया। और श्रुति में कौन से टेक्स्ट आते हैं दोस्तों हमारे? श्रुति में हमारे वेदास आते हैं, हमारे जो प्राइमरी स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है। 4 वेदास आ गए, ब्रह्मणा आ गया, 16 उपनिषद आ गए, आर्ययंका आ गया, ये सब हमारे प्राइमरी सोर्स हैं जो श्रुतिज में आते हैं। और श्रुति से ही सब डेरिवेटिव्स कौन से बनते हैं दोस्तों? जो सब डेरिवेटिव्स बनते हैं वो होती हैं स्मृतिज। ये यहाँ की नॉलेज जो स्मृतिज में हमारी कौन से टेक्स्ट कवर हो गए? वेदांग्स हो गए, उपवेदास हो गए, ठीक है, पुराण्स हो गए, तो तांत्रास हो गए, दर्शनास हो गए, तो ये सब हमारे स्मृति में कवर्ड होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो हुआ क्या, श्रुति जो है वो प्राइमरी सोर्स है नॉलेज का। ब्रह्मा जी ने जो है रिवील किया ओरली, किसको? ऋषि मुनि ओरली इसको रिवील करते रहे। श्रुति जो होती हैं वो प्राइमरी सोर्स होती हैं, श्रुति से ही अथॉरिटेटिव होती है, डिवाइन ओरिजिन है इसका, क्योंकि ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट नॉलेज शेयर की है ऋषियों को। तो स्मृतिज जो हैं वो बेस्ड होती हैं ऑन द रिवील्ड नॉलेज फाउंड ऑन श्रुति। जो श्रुति हमारी जो प्राइमरी सोर्स है उसमें जो नॉलेज है उससे डेरिवेटिव कौन सा बनता है? स्मृति से उसके डेरिवेटिव बनते हैं। और श्रुतिज में क्या होता है? श्रुतिज में हमारे जो होता है वो एक रीति होती है, जिसको रट्टा भी बोलते हैं, रत्ता बोलते हैं। हम कहते नहीं ये रीति चली आ रही है, तो रीति क्या होती है? रीति एक कॉस्मिक लॉ होता है, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली नथिंग बट अ कॉस्मिक लॉ, या आप लॉ ऑफ यूनिवर्स या नेचुरल लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ नेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये इसको पढ़ाने का मेरा कंसेप्ट क्या था यहाँ पे, कि जो मनु स्मृति है ना उसमें कुछ रीतिज हैं, ठीक है, कि हर वर्ना को अपना एक रीति फॉलो करनी है, एक लॉ ऑफ कॉस्मिक फॉलो करना है। और ये सारे कॉस्मिक लॉज कहाँ किस से ड्राइव्ड हैं? ये कहीं ना कहीं हमारे स्मृति, हमारी जो श्रुतिज हैं हमारे स्मृतिज में मिलते हैं ये रीतिज, लेकिन ये रीति स्मृति में मिलती है, लेकिन ड्राइव कहाँ से? ये ड्राइव है श्रुति से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। तो अब धर्मा जो है, धर्मा कैसे चलेगा? धर्मा हमारा जो है वो तब चलेगा जो हम ये रीतिज जो हैं, ये रतास जो हैं ये फॉलो करेंगे दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, किसी को कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमारे पास श्रुतिज हैं, प्राइमरी टेक्स्ट, वेदास, ब्रह्मणास, उपनिषद, ये सब आते हैं। शुरू का मतलब ही क्या होता है? टू हर्ड। ये डायरेक्ट नॉलेज ब्रह्मा जी ने ऋषियों को दी थी यहाँ पे ऑरली, ठीक है। और ये प्राइमरी सोर्स है, डिवाइन ओरिजिन है, अथॉरिटेटिव है, ठीक है, अथॉरिटेटिव है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से हमारी स्मृतिज ड्राइव्ड होती है। स्मृतिज क्या होगी? उपवेदास, जो प्राइमरी सोर्स से ड्राइव्ड है। इसमें उपवेदास आ गए, वेदांग्स आ गए, तांत्रास आ गए, ठीक है ना, धर्मशास्त्र आ गए, बड़ा कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। इसमें ही हमारी इसी स्मृति में हमारी कौन सी स्मृति एक आती है? धर्मशास्त्र में मनु स्मृति। क्लियर है यहाँ तक? और स्मृति में एक्चुअली होता क्या है? ये कंटेन करती हैं रता या रीति, ओके, जिसको हम एज अ लॉ ऑफ नेचर, यूनिवर्स या कॉस्मिक लॉ मानते हैं। मतलब दिस इज अ लॉ ऑफ द यूनिवर्स दैट यू हैव टू फॉलो, एंड इफ यू फॉलो एंड एवरी धर्मा, एंड दिस इज एक्चुअली अ धर्मा, एंड एवरी वर्ना has to follow this dharma which is nothing but a riti. riti means एक कॉस्मिक लॉ है जो वो फॉलो करेंगे तभी लाइफ हमारी अर्थ पे सस्टेन करेगी। नहीं तो क्या होगा दोस्तों? नहीं तो अनार्की आ जाएगी, अनार्की अगर आ गई तो परले आ जाएगी, परले आ गई तो दुनिया में लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम कुछ कंसेप्ट दिए मनु स्मृति में, वो पढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी है समझने के लिए, बस चाहिए आपको। सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है दोस्तों, डैट इज़ द पुरुषास्त्र शर्तास। पुरुषार्तास, तो पुरुषार्तास में क्या होता है? पुरुषार्तास एक्चुअली होते हैं कि हमारे लाइफ के दोस्तों देयर आर 4 गोल्स ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ के 4 गोल्स हैं दोस्तों। वो 4 गोल्स क्या हैं हमारी लाइफ में? धर्मा, अर्थ, कामा, मोक्षा। धर्मा का मतलब हो गया द मॉरल वैल्यूज़, मतलब जो हमें ड्यूटीज़ दी गई हैं, जो हमारे मनुस्मृति अकॉर्डिंग हर वर्ना को अपना धर्म फॉलो करने के लिए जो रीति फॉलो करनी है,
पहले तो हमें वो फॉलो करनी है। हमारी जो 4 लाइफ के गोल हैं, पुरुषार्थास में क्या है, हमारे लाइफ के 4 गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं दोस्तों। पहला गोल मेरी लाइफ का क्या है, धर्मा फॉलो करना। धर्मा फॉलो करना मतलब मुझे कुछ रीति है जो हर वर्णा की रीति है, मेरा जो वर्णा आएगा उसके अकॉर्डिंग जो मेरी रीति होगी मुझे वो फॉलो करनी है। ओके। सेकेंडली अर्था। अर्था मीन्स इकोनॉमी, इकोनॉमिक वैल्यू, राइट, इकोनॉमिक वैल्यू, सॉरी इकोनॉमी बोल दिया मैंने, इकोनॉमिक वैल्यूज़। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब प्रॉस्पेरिटी, पैसा, जो हमें थोड़ी लाइफ जीने के लिए धन दौलत चाहिए, वो हम अपने लाइफ में कमाना चाहते हैं, ये भी एक हमारे लाइफ का गोल है। तीसरा आ गया कामा, द साइकोलॉजिकल वैल्यूज़। साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ मतलब सेंशुअल प्लेजर्स हो गए, जो लव हो गया, देखिए। और लास्ट में आ गया मोक्षा। मोक्षा मीन्स स्पिरिचुअल वैल्यूज़। हम कहते हैं ना इंडिया में जो जितना हमने स्पिरिचुअल विजडम इंडिया में देखा है, दुनिया में कहीं नहीं देखा, तो हमारी लाइफ का चौथा गोल ही यही है दोस्तों, उस स्पिरिचुअल विजडम को अचीव करना, मोक्षा लेना, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब अगर आप चारों पुरुषार्थास को देखें ध्यान से तो आप देखेंगे कि हिंदूज जो थे उन्होंने अपनी लाइफ को एक कंप्रिहेंसिव सेंस में लिया है, और नाइदर दे हैव इग्नोर्ड द मटीरियल वैल्यूज़, राइट, सी नाइदर दे हैव इग्नोर्ड द मटीरियल वैल्यूज़ nor they have ignored the sensual pleasures, right? Hence अगर हम इस चारों को देखें तो ये एक बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। देखिए 4 चीज़ें हमें कहा गया कि आपके भाई ज़िंदगी के 4 गोल्स हैं, और ये आज भी बिल्कुल एप्लीकेबल है। पहला धर्म, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करना, इकोनॉमिक वैल्यूज़, प्रॉस्पेरिटी, मटीरियल वेलबींग लेना, कामा, सेंशुअल प्लेजर्स, लव, ये सब चीज़ें, साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ को अचीव करना, एंड द लास्ट वन द मोक्षा, स्पिरिचुअल विजडम, वो एक स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को अचीव करना ताकि आपको मोक्षा मिल जाए दोस्तों। तो सबसे तो सबसे पहला कंसेप्ट यही था पुरुषार्थास का। आई होप आपको समझ आया होगा। 4 गोल्स हैं लाइफ के, और हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं, इफ़ वी सी लाइक, अगर हम देखें इन चारों गोल्स को कलेक्टिवली, तो हम देखेंगे हिंदूज़ ने अपनी लाइफ को जो है बहुत कंप्रिहेंसिव सेंस में लिया था। दे हैव नाइदर इग्नोर्ड द मटीरियल वैल्यूज़ नॉर दे हैव इग्नोर्ड द सेंशुअल प्लेजर्स, हेंस इट रिप्रेजेंट्स द बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ दोस्तों। तो दूसरा जो कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पढ़ने वाला दोस्तों, वो कंसेप्ट आता है हमारा आश्रम्स का, राइट। तो एक्चुअली ये क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है कि हर लाइफ की स्टेज पे हमें एक चीज़ पे फोकस रहना चाहिए। डिफरेंट एज की चीज़ों पे, डिफरेंट एज की जो हमारी कैटेगरीज हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्टेजेस पे, जो हमारे स्टेजेस हैं लाइफ की, उसके अकॉर्डिंग हम अपने गोल्स को स्पेसिफाई करना चाहिए। तो हमारी लाइफ को इन्होंने 4 तरह के फेजेस में डिवाइड किया है, और हर एक का गोल अलग से दिया है। पहला गोल है हमारी लाइफ का, जो सबसे पहली फेज़ है लाइफ की, दैट इज़ द ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य मीन्स गुरुकुल में जाके गुरु से एजुकेशन लेना। आपने सिर्फ पहली लाइफ की जो फेज़ होगा आपके उसमें क्या करना है, आपने पहले तो हमने देख लिया कि 4 गोल्स क्या हैं भैया मेरे लाइफ के, वो मुझे क्लियर हो गया, लेकिन अब मुझे आपने बताना है कि मुझे कौन सा गोल किस समय फोकस करना है। तो लाइफ का जो सबसे पहला गोल है, मैं जब पैदा होता हूँ, मेरी लाइफ का सबसे पहला फेज शुरू होता है, तो उसमें दोस्तों मेरा पहला फोकस रहता है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य मीन्स आई नीड टू जस्ट फोकस ऑन माई स्टडीज़, माई एजुकेशन, एंड इसमें आप गुरुकुल जाएंगे, किसी गुरु से जुड़ जाएंगे और उससे ज्ञान लेंगे। दूसरा जो आपकी लाइफ का फेज आएगा, दैट इज़ द गृहस्थ। गृहस्थ मीन्स गृहस्थ हम बोलते हैं गृहस्थ जीवन, गृहस्थ लाइफ। तो गृहस्थ का मतलब क्या होता है, मैरिड लाइफ मीन्स आप एक फैमिली एज अ हाउस होल्डर जो है, आप अपने घर की जिम्मेदारी लेंगे, आप एक शादी करेंगे, आपके बच्चे होंगे, आप उनको पालेंगे और घर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। फिर कुछ देर बाद आपको वनप्रस्था जो है वो उसके गोल्स को स्पेसिफाई करना है। अपनी जो 3rd फेज ऑफ लाइफ है उसमें आपको वनप्रस्थ गोल्स को अचीव करना है। उसमें क्या होगा, आप वर्ल्डली लाइफ को, जो मटेरियल लाइफ है उसको गिव अप कर देंगे और फॉरेस्ट जाके मेडिटेट करेंगे, स्पिरिचुअल विजडम कहीं ना कहीं गेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में आ गया संन्यासा। जब आप वो स्पिरिचुअल विजडम ले लेंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको स्प्रेड करेंगे, ठीक है ना। संन्यासा में आप क्या करेंगे, रिनाउंस ऑल वर्ल्डली टाइज, सब रिश्ते नाते सब तोड़ के लास्ट फेज ऑफ लाइफ में सिर्फ अपने धर्म का जो मैसेजेस हैं वो स्प्रेड करेंगे, और दुनिया को अपने रिलीजन के बारे में, अपने जो आपके जो स्पिरिचुअल विजडम है उसको स्प्रेड करेंगे। तो आश्रम क्या हो गया दोस्तों, पहले तो हमने देखा पुरुषार्थास में क्या हो गया कि हमारे लाइफ के 4 गोल्स क्या होते हैं। हमारे लाइफ के 4 गोल्स होते हैं दोस्तों, धर्मा, आर्था, कामा, मोक्षा। लेकिन हमें कौन सी स्टेज में लाइफ में कब किस पे क्या फोकस करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए अपना ब्रह्मचार्य में, दैट इज़ द एजुकेशन। फिर हमें गृहस्थ जीवन पे फोकस करना है, फिर हमें वनप्रस्थ करना है, हमें
फॉरेस्ट जाके मेडिटेट करके स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी है। देन एट द लास्ट संन्यासा, संन्यासा मीन्स हमें वो अपना जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको आगे लोगों को के साथ शेयर करना है। तो तीसरा कंसेप्ट जो दोस्तों दिया गया है दैट इज़ द वर्ना कंसेप्ट। वर्ना कंसेप्ट तो बहुत पॉपुलर है, सबको पता है। वर्ना क्या है कि हिंदू सोसाइटी जो है वो 4 वर्नास में डिवाइड की गई है। देखिए अब हम जब वैदिक एज पढ़ते हैं तो कहीं जगह ये भी कहा गया है कि दिस क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, लेकिन बाद में जो है इसको हमने बर्थ बेसिस पे कर दिया। लेकिन फिर भी हमारी हिंदू सोसाइटी को 4 वर्नास में डिवाइड किया गया है। पहला है ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ठीक है ना, हर एक का अपना अपना रोल बताया गया है। ये ब्राह्मण्स है, क्षत्रियास को, ब्राह्मण कौन हो गए जिनको वैदिक नॉलेज होगी, क्षत्रियास हो गए जो लड़ाई करेंगे, वैश्यास हो गए जो बिजनेस करेंगे, शूद्रास हो गया जो लोअर क्लासेस से जिनको कहा जाता है बिलोंग करते हैं, राइट। तो हर वर्ना को अपना एक धर्म फॉलो करना है, और अगर धर्म फॉलो नहीं होगा तो अनार्की आ जाएगी, परले आ जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है किंग की, एज पर द मनु स्मृति, इज़ टू इंश्योर दैट ऑल द वर्कर्स फॉलो देयर धर्मा, ऑल द वर्नास रेदर फॉलो देयर धर्मा। इट इज़ फॉर द रीज़न किंग हैज़ अ रॉड ऑफ डंडा। देखिए मैंने आपको बताया था कि धर्म, अगर हम धर्म शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें धर्मा जो है वो कोर होगा, आउटर पेरीफेरी में डंडा होगा। ये दोनों कॉन्टिन्यूटी में दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये आउटर पेरीफेरी में